नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और मस्त होंगे। जैसे कि आप सभी को पता है, यूपी पीसीएस का प्री होने वाला है और उसमें पॉलिटी का बहुत वेटेज रहता है। ठीक है, तो माइंड मैप पर हम प्रीवियस क्वेश्चन और बिल्कुल ऑथेंटिक रूप से आपके लिए लेकर आए, जिससे आप माइंड मैप के आधार पर इनको याद कर सकें। और ये रिवीजन सीरीज़ आपके लिए बहुत मस्त होने वाले है, तो मन लगा कर देखिएगा और अच्छे से सुनिएगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं इस सीरीज़ को। इसमें जो वीडियो रहेंगी, हम आपकी 15 वीडियोज़ में ख़त्म कराने की कोशिश करेंगे। अर्थात 15 वीडियोज़ में ये आपका कंप्लीट हम कराने की कोशिश पूरी करेंगे। ठीक है, पहली जो वीडियो आएगी वो भारत का संवैधानिक विकास, संवैधानिक सभा प्रक्रिया तथा सूत्र पर आएगी। दूसरी वीडियो जो आएगी वो संविधान की अनुसूची तथा भाग पर आएगी। तीसरी वीडियो आपके राष्ट्रीय प्रतीक, और चौथी वीडियो जो आपकी आएगी वो प्रस्ताव नागरिकता पर आएगी, मूल अधिकार कर्तव्य। और इस प्रकार 15 टॉपिक्स में आपके 15 वीडियोस तैयार हो जाएगी। ठीक है, तो आप इन वीडियो से अपने स्कोर को बूस्ट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, देर न करते हुए हम पहले बात। ठीक, आप जैसा आपको पता है, भारतीय संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पहला ही टॉपिक। ठीक, सबसे शुरू में क्या हुआ, आप उस बात को समझिए और पीछे जाइए। आप 1765 से पहले जाइए, जब अंग्रेज़ों ने विस्तार नीति से भारत में धीरे धीरे क्या किया, विस्तार नीति से भारत में धीरे धीरे क्या किया, अपना साम्राज्य स्थापित किया, जिसमें उन्होंने 1765 में बंगाल, बिहार, उड़ीसा आदि जगहों पर अपनी कंपनी स्थापित की तथा वहाँ पर दीवानी अधिकार प्राप्त किए। ठीक, तो उसमें आपको सबसे पहले एक बात तो ये समझने, कंपनी के शासन के अधीन संवैधानिक विकास 1773 से 1858, और दूसरा आपको समझना है सम्राट के शासन के अधीन संवैधानिक विकास 1858 से 1947। तो उसी के आधार पर आपको सबसे पहले मैं समझा देता हूँ कुछ प्रमुख एक्ट जो आपसे पूछ लेता है। कंपनी शासन के अंतर्गत प्रमुख जो एक्ट आते हैं उनको समझिए। पहला आता है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, दूसरा आता है 1853 का चार्टर एक्ट, तीसरा आता है 1833 का चार्टर एक्ट, और चौथा आता है 1813 का चार्टर एक्ट। फिर आता है 1793 का चार्टर एक्ट, 1786 का अधिनियम, फिर आता है 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, एक्ट ऑफ स्टेटमेंट 1781। ठीक, अब आप समझिए इस बात को। ताज का शासन, ठीक है, ताज का शासन भी आता है, उसमें आप समझिए 1858 का भारत शासन अधिनियम, भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1945, भारत शासन अधिनियम 1935, भारतीय शासन अधिनियम 1919, 1861, 1892 और 1909 के भारतीय परिषद अधिनियम। तो पहले ही हम बात करते हैं 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। बहुत अच्छे से इसको समझना है, अर्थात ये एक्ट क्या था, तो इस बात को आप समझिए। भारत के संविधान के विकास में पहला मील का पत्थर ये साबित हुआ। इसने क्या किया, इसका उद्देश्य ये था कि कंपनी में जो भी व्याप्त प्रशासन है ना, व्याप्त जो भी भ्रष्टाचार है उसको ये दूर करना इसके प्रमुख उद्देश्य रहा था। और जिस वक्त ये एक्ट लागू हुआ था उस वक्त इंग्लैंड के पीएम लॉर्ड नॉर्थ थे, और इस एक्ट के माध्यम से पहली बार भारत के मामलों में, ठीक है, ब्रिटिश संसद ने पहली बार भारत के मामलों में हस्तक्षेप किया और कंपनी के प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को मान्यता दी। आप इस बात को समझिए। इस एक्ट की मुख्य बातें क्या हैं, आप उस बात को पकड़िए। इसमें क्या हुआ, अगर आपसे ये ऑब्जेक्टिव में पूछ लेते हैं क्या हुआ, इसमें क्या हुआ, बंगाल का जो गवर्नर जनरल था अब वो क्या हो गया, मुंबई मद्रास के गवर्नर जनरल के अधीन हो गया। आपको इस बात को पकड़ना है, आप उन सब बातों को छोड़ दीजिए। मैं जो बता रहा हूँ, बंगाल का जो गवर्नर जनरल था वो बच्चों मुंबई और मद्रास के गवर्नर जनरल के अधीन हो गया। इस बात को पकड़िए आप, ठीक है। और केंद्रीय प्रशासन की जो नींव थी वो तो मजबूत हो ही जाएगी, क्योंकि जब एक कंट्रोल हो जाएगा, अर्थात एक गवर्नर उनको देखेगा भाई वो कैसे काम कर रहे हैं, तो फिर तो केंद्रीय प्रशासन की नींव मजबूत होनी ही है ना। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आगे मैं आपको बता रहा हूँ बंगाल का इस प्रथम गवर्नर जनरल कौन बना, लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग बना 20 अक्टूबर 1773। ठीक, और इस एक्ट के तहत कलकत्ता में आप बार बार पढ़ते भी हैं, एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना हुई, जिसका एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश थे। जो मुख्य न्यायाधीश थे वो सर इल्जाह इम्पे, और अन्य न्यायाधीश जज चेम्बर्स, लिमिस्टर और हाइड थे। ठीक, इस एक्ट के तहत
बिहार, उड़ीसा, बंगाल में सभी ब्रिटिश विजयों पर सर्वोच्च न्यायालय का दर्जा प्राप्त किया गया। ठीक, देखो रिश्वत लेने से प्रतिबंध थे। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के जरिए कंपनी पर नियंत्रण और सशक्त हो गया और कंपनी के राजस्व के नागरिक से अन्य मामलों की जानकारी देना अनिवार्य हो गया। बंगाल के गवर्नर जनरल की सहायता हेतु 4 कार्यकारी परिषद का गठन कर दिया गया। ठीक है, और परिषद में गवर्नर जनरल को नए नियम और आदेश बनाने की विनम्र शक्ति दे दी गई। ये तो मैंने आपको बताया। अब इसके बाद ये जो 1781 का एक्ट ऑफ स्टेटमेंट था, ये क्यों आया, आप उस बात को समझिए। जी, तो जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, एक्ट ऑफ स्टेटमेंट 1781 का, इसमें क्या था, इसका लाने का प्रमुख उद्देश्य सुप्रीम कोर्ट और गवर्नर जनरल के बीच शक्तियों का संतुलन करना था, है ना। और 1781 का जो एक्ट आया था बच्चों, ये 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट को, उनकी जो खामियां थी उनको दूर करने के लिए लाया गया था। इसको डिक्लेरेटिव एक्ट भी कहा गया था। ठीक, इस एक्ट की मुख्य बातें क्या क्या थी, आइए इसको समझते हैं। इस एक्ट की मुख्य बातें थी, कलकत्ता की सरकार अब बंगाल के साथ बिहार, उड़ीसा हेतु भी बना सकती थी विधि। मतलब बैठे तो बंगाल में है लेकिन कंट्रोल वो बिहार को भी कर रहे हैं और उड़ीसा को भी कर रहे हैं, राइट। और उसमें क्या हुआ, जब वो ऐसा करने लगे तो उससे सुप्रीम कोर्ट की शक्तियों में कमी हो गई। ठीक, क्योंकि कार्यवाही के दौरान जो सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्र दिखाते हैं उससे बाहर हो गए। एक तो गवर्नर वो जो चाह रहा है वो कर रहा है, ठीक है, वो जो कुछ भी कर रहा है वो, है ना। तो वो देखो उसमें ही क्या आ गया, राजस्व मामले भी उनके क्षेत्राधिकार से बाहर हो गए कलकत्ता के। भाई गवर्नर क्या कर रहा है, जो लगान है वो ज़्यादा ले रहा है ना। तो उससे क्या हो रहा है, अदालत का भौगोलिक अधिकार केवल कलकत्ता के सीमित नहीं हो गया, ठीक है, वो और भी फैल गया। ठीक है, और भारत में अधिकार किस क्षेत्र को प्रवेश करे, कलकत्ता को न्यायपालिका से अलग करने का पहला प्रयास इस एक्ट में हुआ। ठीक, कार्यपालिकाओं को न्यायपालिका से अलग करने का पहला प्रयास था इसमें। ठीक, अब मैं बात करता हूँ नेक्स्ट एक्ट की। ये एक्ट आप याद रखिएगा, ये बार बार पूछे जाते हैं और पूछे जा भी रहे हैं। इन क्लासेस के बाद जब मैं आपको PYQ की सीरीज से प्रैक्टिस कराऊंगा तो आप खुद जांच पाएंगे कि हाँ कैसे क्वेश्चन आते हैं। 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट बहुत मस्त एक्ट है। ठीक, इस एक्ट में क्या हुआ, इस एक्ट में इसे PM विलियम्स पिट एक्ट के नाम पे भी जाना जाता है। रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए लाया गया था और भारतीय क्षेत्रों को कुशल एवं जिम्मेदार बनाने हेतु लाया गया था। इस एक्ट में की मुख्य बातें क्या थी बच्चों, बोर्ड्स ऑफ डायरेक्टर्स अर्थात व्यापारिक मामलों के लिए कुल 6 सदस्य और कोरम के लिए 3 सदस्य लाए गए। बोर्ड्स ऑफ कंट्रोलर राजनीतिक मामलों के हेतु, ठीक है, इसमें लाए गए थे। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में भारत मंत्री, वित्त मंत्री, 4 प्रिवी काउंसिलर शामिल थे। कंपनी के पास अधिकार और अपने सम के अधिकारियों को नियुक्त बर्दाश्तगी का अधिकार उनके पास था। महत्वपूर्ण मामलों पर गवर्नर जनरल परिषद के नियमों को रद्द कर सकता था और गवर्नर जनरल कमांडर इन चीफ बनाया गया किसके, 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के तहत। ठीक, याद रखिएगा आप लोग, ये पूछे जाते हैं। और पहली बार कंपनी की संपत्ति पर ब्रिटिश अधिकार दिया गया। ठीक, और पिट्स इंडिया एक्ट को लागू करने वाले लॉर्ड्स कॉर्नवालिस थे, जिन्हें संसद द्वारा नियुक्त किया था। एक्ट कंपनी के व्यापारिक एक्ट, इस एक्ट ने कंपनी के व्यापारिक और राजनीतिक कार्यों को एक दूसरे से अलग कर दिया। अब हम आपको बताते हैं इसके साथ साथ 1786 का अधिनियमन। ठीक, 1786 का अधिनियमन, इस अधिनियमन ने कॉर्नवालिस को गवर्नर जनरल और कमांडर इन चीफ के तौर पर काम करने की अनुमति दी। राइट, आगे हम बता रहे हैं, कॉर्नवालिस को भूमि, न्यायपालिका, प्रशासनिक सुधारों की स्थापना, ब्रिटिश सेना प्रशासन को पूर्ण गति से जाना जाता है। गवर्नर जनरल को विशेष परिस्थिति में अपनी परिषद के निर्णय को रद्द करके खुद के निर्णय को लागू करने का अधिकार दिया गया। ठीक है, आइए हम बात करते हैं 1793 के चार्टर एक्ट में क्या था। इसमें कंपनी के व्यापार का जो अधिकार था वो 20 वर्षों तक बढ़ा दिया गया और इस एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल काउंसिल कॉर्नवालिस को काउंसिल के निर्णयों के ऊपर अधिकांश शक्ति के प्रावधान को भविष्य से भी गवर्नर जनरलों के साथ साथ विस्तारित कर दिया गया। अर्थात कहने का मतलब ये है उनकी शक्ति बढ़ा दी गई भविष्य के सभी गवर्नर जनरलों के साथ। ठीक, और आपको एक और बात ध्यान रखनी है, यह व्यवस्था 1919 तक जारी रही और इसमें सभी कर्मचारियों को भुगतान भारतीय राजस्व से दिया जाना तय हो गया। बंगाल का जो 1 मिनट रुकिएगा आप सभी मेरे प्यारे विद्यार्थियों। अब क्या हुआ, इसमें बंगाल के गवर्नर जनरल को बॉम्बे मद्रास की अधिक नियंत्रण शक्ति मिली। ठीक, और कमांडर इन चीफ
गवर्नर जनरल काउंसिल का सदस्य अब नहीं रहा। ठीक है, आइए हम आगे बढ़ते हैं। 1813 का चार्टर एक्ट। ठीक, बहुत अच्छे से आपको समझ में आ रहा होगा। एक मिनट रुकिएगा जरा, ये एक मिनट रुकिएगा। ठीक, 1813 का चार्टर एक्ट, मैं बात कर रहा हूँ 1813 की चार्टर एक्ट की। इसने कंपनी के अधिकार पत्र से अगले 20 वर्ष तक फिर कंपनी कार्यकाल बढ़ा दिया और इसने पहली बार ब्रिटिश भारतीय क्षेत्रों को संवैधानिक स्थिति को परिभाषित किया और इस एक्ट को ईस्ट इंडिया कंपनी एक्ट के नाम से भी जाना जाता है। इसकी मुख्य बातें जरा ध्यान से आप देख लीजिएगा। भारत में कंपनी का व्यापार अधिकार चीन चाय के सब व्यापार को छोड़कर अधिकार समाप्त कर दिया गया और कुछ सीमाओं के साथ सभी ब्रिटिश व्यापार अधिकारी भारत में व्यापार कर सकते थे। ठीक, ईसाई मिशनरियों को भारत में धार्मिक और नैतिक सुधार की अनुमति मिली और शिक्षा सुधार हेतु 1 लाख का अनुदान मिला। ब्रिटिश पश्चिम शिक्षा के प्रचार प्रसार की शुरुआत कर चुके थे और कंपनी के क्षेत्रीय राजस्व राज्य राज पर नियंत्रण हेतु इन पर तय करने का प्रावधान 5% किया गया और भारतीय सरकारों को व्यक्तियों को टैक्स लगाने की शक्ति मिली। कलकत्ता मुंबई मद्रास की सरकार द्वारा कानून को ब्रिटिश सरकार द्वारा अनुमोदन करने का निर्णय किया गया। ठीक, 1833 का जो चार्टर एक्ट था इसे सन ठेलना अधिनियम भी कहते हैं। इसकी मुख्य बातें मैं आपको बताऊंगा। यह एक्ट उस समय आया जब इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति का परिणाम था। ठीक, इसने ब्रिटिश कंपनी इस एक्ट ने क्या किया, ब्रिटिश कंपनी की व्यवसायिक गतिविधियों को समाप्त करके उन्हें विशिष्ट रूप से प्रशासनिक निकाय बना दिया। अब बंगाल का गवर्नर जनरल भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया और प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक थे। ठीक है, इस एक्ट के तहत पहली बार सरकार का ब्रिटिश भारतीय क्षेत्र पर पूर्ण नियंत्रण हो गया और भारत के गवर्नर जनरल को समूचे ब्रिटिश भारत में विधायी असीमित अधिकार मिले। वही गवर्नरों के पास विधायी की शक्ति को समाप्त किया गया। सिविल सेवकों की खुली भर्ती होने लगी ये इस एक्ट से। ठीक है, और गवर्नर जनरल की परिषद में व्यक्ति में काले विधि का प्रयोग के लिए इनका नियुक्त किया गया। ठीक, 1853 का चार्टर एक्ट मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। ठीक है, 1852 के सिलेक्ट कमेटी ऑन इंक्वायरी की रिपोर्ट के आधार पर इस अधिनियम को बनाया गया। ये याद रखिएगा, भारत में जो संसदीय प्रणाली की शुरुआत हुई वो 1853 के चार्टर एक्ट के द्वारा हुई, याद रखिएगा। ठीक, और अगर ये पूछ ले कि उस समय गवर्नर जनरल कौन था तो बोल दीजिएगा डलहौजी था। ठीक, इसकी मुख्य बातें जरा मैं आप देख लीजिएगा स्क्रीन पर। इसकी जो मुख्य बातें रही वो गवर्नर जनरल की परिषद के विधायी और प्रशासनिक कार्यों को अलग कर दिया गया। ये लाइन पकड़िएगा, इसमें क्या था, परिषद के विधायी एवं प्रशासनिक कार्यों को अलग कर दिया गया। कौन से, 1853 के चार्टर एक्ट के थ्रू। ठीक, आइए आगे बढ़ते हैं। इसमें भारतीय विधान परिषद का गठन हुआ जो छोटी संसद की भांति कार्य कर रही थी और कोर्ट्स ऑफ डायरेक्टर्स को 24 से घटाकर उनकी संख्या अब 18 कर दी गई और कंपनी के उच्च पदों को प्रतियोगी परीक्षा के आधार पर 1854 में मैकाले समिति का गठन हुआ जिसके आधार पर सिविल सेवकों में भारतीयों की नियुक्ति शुरू हो चुकी थी। कंपनी से लेकर भारतीय क्षेत्र ब्रिटिश राज के कब्जे के रूपांतरित करने की शुरुआत हो चुकी थी और गवर्नर जनरल को बंगाल के प्रशासनिक कर्तव्यों से मुक्त कर दिया गया। पहली बार भारतीय केंद्रीय विधान परिषद में स्थानीय प्रतिनिधित्व शुरू हुआ और इसके 6 नए सदस्यों को बंगाल मद्रास में चुना जाना था। ठीक है, चलिए, भारत सरकार अधिनियम 1858, इसका उद्देश्य क्या था, इसका उद्देश्य था प्रशासनिक मशीनरी में सुधार। ठीक है, मुख्य बात इसके तहत ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त कर गवर्नरों क्षेत्रों राज्य से संबंधी ब्रिटिश राजशाही को सौंप दी गई। भारतीय शासन महारानी विक्टोरिया के अधीन ये एक्ट था। 1857 के विद्रोह के बाद पारित हुआ था। समझिए इसकी मुख्य बातें। गवर्नर जनरल जो अब था इस एक्ट के थ्रू वो भारत का क्या बनाएगा, वायसराय, और प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग था। वायसराय भारत में ब्रिटिश ताज का प्रत्यक्ष प्रतिनिधि था और भारत में द्वैध प्रशासन प्रणाली का अंत करके इनके अधिकार को भारतीय राज्य सचिव को सौंप दिए गए थे। अगर ये पूछ ले अंत कब हुआ था तो 1858 में हुआ था। ठीक, और भारत में मंत्री परिषद की व्यवस्था तथा भारतीय परिषद का सृजन एक निगत निकाय के रूप में किया गया था। ठीक है, और मुगल सम्राट पद की समाप्ति 1858 के एक्ट के थ्रू ही हुई थी। चलिए अब मैं बात करता हूँ भारतीय परिषद
1961 के अधिनियम के बारे में। इसका उद्देश्य सत्ता के विकेंद्रीकरण तथा भारतीयों के सहयोग हेतु यह एक्ट लाया गया था। इसके जो मुख्य बिंदु थे 1861 के, है ना, उसमें क्या था, मंत्रिमंडल की नींव रखी गई थी और गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद का विस्तार 4 से बढ़ाकर 5 कर दिया गया था और कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधित्व को गैर सरकारी सदस्य के तौर पर शामिल करने की शुरुआत की गई थी और इसके तहत वायसराय कैनिंग 1862 में 3 भारतीय बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा और सर दिनकर राव के परिषद में नामांकित किया गया। ठीक है, बिना काउंसिल की संस्तुति के वायसराय को पहली बार अध्यादेश का जारी करने का अधिकार भी मिला। ये बात याद रखिएगा 1861 में। ठीक, और विभागीय प्रणाली की शुरुआत किसने की, अगर ये पूछ ले 1859 में, तो लॉर्ड कैनिंग ने की। ठीक, और मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसी को कानून बनाने की शक्ति वापस देके विकेंद्रीय प्रक्रिया की शुरुआत हुई और वायसराय को बंगाल, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत तथा पंजाब में विधान परिषद से करने की शक्ति मिल गई। 1862, 1866 और 1897 में इनका गठन हुआ। आइए मैं कुछ और बात आपको बता देता हूँ, बहुत अच्छी है ये बात भी, आपको जाननी चाहिए और सीखनी चाहिए। ठीक है, भारतीय परिषद अधिनियम 1892 अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन पद्धति की इसमें शुरुआत होती है और इसमें चुनाव शब्द का कोई भी प्रयोग नहीं किया गया। निर्वाचित सदस्यों को मनोनीत की संज्ञा दी गई। ठीक, विधान परिषद अब बजट पर बहस करने और कार्यपालिका के प्रश्नों का उत्तर देने हेतु तो अधिकृत हुई। किसके थ्रू, 1892 अधिनियम के थ्रू। ठीक, तो ये याद रखिएगा, बजट पर बहस आप कर सकते थे किसके थ्रू, 1892 के थ्रू। ठीक, केंद्रीय एवं प्रांतीय विधान परिषदों में अतिरिक्त गैर सरकारी सदस्यों की संख्या में बढ़ोतरी हुई और केंद्रीय विधान परिषद में इन गैर सरकारी सदस्यों को नगर पालिका, जिला बोर्ड, विश्वविद्यालय, वाणिज्य मंडल द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से वायसराय द्वारा नामांकित कर दिया गया। चलिए अब मैं बात करता हूँ 1909 के अधिनियम की। तो इसे माल्टमेंटो सुधार अधिनियम के नाम से परिचित है, ये आपको पता ही होगा। माल्टमेंटो भारत के कहते वायसराय थे। राजेंद्र प्रसाद ने मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचक का जनक कहा। महात्मा गांधी ने इस एक्ट को सर्वनाश वाला एक्ट कहा। आइए जानते हैं क्यों था। मुख्य बातें इसकी हैं, इसमें क्या था, प्रथम भारतीय सदस्य बने थे सत्येंद्र प्रसाद मिश्रा वायसराय की कार्यपालिका के। ठीक है, और कार्यकारी परिषद में इनकी नियुक्ति हुई थी। इसमें केंद्रीय संख्या 16 से बढ़ाकर 60 कर दी गई, तब विधान परिषद के आकारों में वृद्धि कर दी गई। ठीक है ना, और इसमें क्या हुआ, पहली बार अनुपूरक प्रश्न पूछने, बजट पर संकल्प रखने, मत देने का अधिकार 1892 के एक्ट में आया। ठीक, और पृथक निर्वाचन के आधार पर मुस्लिमों का सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का प्रावधान इसमें था। ठीक, और प्रेसिडेंसी कॉम्प्रेशन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स में अलग प्रतिनिधित्व थे। ठीक, अब बात करते हैं भारतीय प्रशासन अधिनियम 1919। ठीक, तो इसमें क्या था, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड के सुधार के अधिनियम से भी जाना जाता है। भारत में उत्तरदायी सरकार की स्थापना हुई। इस अधिनियम की समीक्षा हेतु 10 साल बाद आयोग का गठन साइमन कमीशन इसमें गठित हुआ और अंग्रेजों द्वारा स्वशासन लागू करने का पहला प्रयास 1919 के अधिनियम में किया गया था। इसमें क्या था, राज्य परिषद में संख्या 60 से बढ़ाकर 60 इसमें संख्या 60 और कार्यकाल 5 वर्ष तक बढ़ा दिया। ठीक है, संख्या 144 और कार्यकाल 3 वर्ष तक बढ़ा दिया केंद्रीय विधान परिषद में। ठीक, इसमें क्या था, केंद्रीय और प्रांतीय विषयों को पहचान कर उन्हें पृथक्करण द्वारा राज्यों पर केंद्रीय नियंत्रण कम हुआ। ठीक, पर प्रांतीय विषयों को 2 भागों में बांटा गया, एक तांत्रिक एवं दूसरा आरक्षित। इसे द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत माना गया। किसे, आपका 1919 के अधिनियम को। ठीक है, और प्रांतों में द्वैध शासन का जनक कौन था, अगर ये पूछ ले तो ये नाम याद रखिएगा, लियोनस कॉर्टियस। ठीक है, इसमें क्या हुआ, संपत्ति पहली बार प्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था किस अधिनियम के थ्रू हुई, तो याद रखिए 1919 के अधिनियम के थ्रू हुई। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग, है ना। और संपत्ति का शिक्षा के आधार पर भारतीय जनता को मताधिकार था, है ना, और सांप्रदायिक आधार पर सिख ईसाई निर्वाचन के आधार पर अलग अलग बात। ठीक, भारतीय शासन अधिनियम 1935 बहुत इम्पोर्टेंट है। आइए देख लेते हैं इसको भी।
गोलमेज सम्मेलन की असफलता के बाद इसको लाया गया था। ठीक, 1935 के अधिनियम हेतु बनी समिति के अध्यक्ष कौन थे? लॉर्ड नेल्थंगो थे। ठीक, इस अधिनियम में 321 अनुच्छेद और 10 अनुसूचियाँ थी, जिनमें से अधिकांश को आज़ादी के बाद भारतीय संविधान में अपना लिया गया। ठीक, अखिल भारतीय संघ की स्थापना, जिसमें ब्रिटिश प्रांत, रियात, स्वैच्छिक शामिल होती है। यह एक संघीय व्यवस्था थी जो कभी अस्तित्व में नहीं है। प्रांतों में देश शासन का अंत और केंद्र में इस प्रणाली का आरंभ हुआ। ठीक, संघ सूची और राज्य सूची समवर्ती सूची के आधार पर शक्तियों का बंटवारा हुआ और विशिष्ट शक्तियां वायसराय को दे दी गई। ठीक, संघीय न्यायालय की व्यवस्था हुई जो 1937 में स्थापित हुई और हालांकि न्यायालय संबंधी अंतिम शक्ति प्रिवी काउंसिल लंदन को प्राप्त थी। मताधिकार का विस्तार इस अधिनियम के थ्रू हुआ और 1858 धारा भारतीय शासन एक्ट की समाप्ति इसके तहत हुई। सांप्रदायिक निर्वाचन के विस्तार के जरिए दलित, मजदूरों और वर्ग को इसमें शामिल किया गया। 6 राज्यों में देश शासन व्यवस्था प्रारंभ हुई। देश की मुद्रा और साख पर नियंत्रण हेतु भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई और यूपीएससी और प्रांतीय सेवा आयोग की स्थापना हुई। वर्मा भारत से अलग हुआ। आइए लास्ट और इम्पोर्टेंट अधिनियम हम देख लेते हैं। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। 3 जून 1947 को माउंटबेटन प्लान पेश हुआ और 15 जुलाई 1947 को हाउस ऑफ कॉमन्स में पारित हुआ। 18 जुलाई 1947 को सम्राट के हस्ताक्षर हुए और 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद में प्रस्तावित हुआ। 16 जुलाई 1947 को हाउस ऑफ लॉर्ड्स से पारित हुआ। इसमें क्या क्या इम्पोर्टेंट बातें आपको देखनी है। इसमें भारतीय सचिव पद की समाप्ति हुई। भारत का सम्राट अब शब्द समाप्त हो गया। भारत और पाकिस्तान 2 डोम राज्यों का गठन हो गया। इन राज्यों में गवर्नर जनरल पद सर्जित हो गया और भारत के प्रथम गवर्नर जनरल माउंटबेटन बने, जबकि जिन्ना पाकिस्तान के बने। बस ये हम पार्ट ख़त्म करते हैं। ये पार्ट 1 है, पहला लेक्चर था जिसमें भारत के संवैधानिक विकास में बहुत महत्वपूर्ण आपको पढ़ाया। इसको याद कर लीजिएगा कि बार बार एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन फंसते हैं। फिर मिलता है एक नेक्स्ट के साथ, तब तक के लिए आप अपने परिवार को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय